हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में भौतिक विज्ञान के टॉपिक गति पर कथन कारण संबंधित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, अभी कथन दिया हुआ है, एक वस्तु स्थिर गति से चलते हुए भी त्वरण प्राप्त कर सकती है। तो कोई भी वस्तु है जो स्थिर गति से चलते हुए भी क्या कर सकती है, त्वरण प्राप्त कर सकती है। तो बिल्कुल सही कथन है। तर्क दिया हुआ है, कारण गति की दिशा में परिवर्तन के साथ एक वस्तु त्वरण प्राप्त कर सकती है। तो गति की दिशा में यानी कि कोई भी जो कण है वो एक दिशा में यानी कि गति कर रही है, तो गति की दिशा में परिवर्तन के साथ क्या हो जाता है, वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, यानी कि एक वस्तु स्थिर गति से चलते हुए भी त्वरण प्राप्त कर सकती है, क्योंकि गति की दिशा में परिवर्तन के साथ एक वस्तु त्वरण प्राप्त कर सकती है। दिशा में परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से वह त्वरण प्राप्त कर सकती है। तो ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है। कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है भले ही उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो। तो जो कोई भी वस्तु है उसका विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। मान लो कोई वस्तु है जो ए बिंदु से क्या हो रही है, चलना प्रारंभ कर रही है। कोई बिंदु जैसे कि ए है, यहाँ से वस्तु जो है वो चलना प्रारंभ की और चल करके पुनः उसी जगह वापस आ जाती है, तो उसका जो विस्थापन होता है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन दूरी जो है, मान लो कि इस पथ की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। तो ए से चली और पुनः वापस उसी बिंदु पर आ गई, तो उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन दूरी जो है वो शून्य नहीं हुआ। तर्क कह रहा है कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की क्या है, सबसे छोटी दूरी होती है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया जा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन, एक समान गति में एक कण का वेग बनाम समय ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ एक सरल पथ पर समय अक्ष के समानांतर एक रेखा होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि एक समान गति में एक कण है जो वेग समय ग्राफ होता है, एक सरल पथ पर समय अक्ष के समानांतर होती है। मान लो कि कोई पथ है, यानी कि इधर टाइम पीरियड है, टाइम है, और इधर की ओर स्पीड। तो कोई कण यानी कि कोई भी कण है जो वेग समय ग्राफ में एक सरल पथ पर चलेगी, तो जो समय है उसके समानांतर ही चलती रहेगी। यानी कि कोई कण है उस समय के साथ क्या होगा, उसके समानांतर ही चलेगा। तर्क दिया हुआ है, एक समान गति में कण का वेग बीते हुए समय के वर्ग के अनुसार बढ़ता है। तो ये असत्य है कि एक समान गति में कण का वेग बीते हुए समय के वर्ग के अनुसार बढ़ता है। जो बोला गया है वो क्या है, असत्य कथन है। एक समान गति में कण का वेग समय के साथ स्थिर रहता है। क्या रहता है,
स्थिर रहता है और समय के वेग के साथ नहीं बढ़ता है। इसमें समय के वर्ग के साथ बढ़ता है बोला गया है, लेकिन समय के वेग के साथ नहीं बढ़ता है। एक समान वेग का मतलब है कि कण एक सीधी रेखा में गति करता है। क्या होता है एक समान गति का मतलब? कण एक सीधी रेखा में समान गति से चलता है, यानी उसका वेग मतलब गति और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। यानी होता है वेग जो है समय के साथ नहीं बदलता है। तो ये जो कारण जो है दिया हुआ है वो गलत है और जो कथन है वो सत्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन एक कार का स्पीडोमीटर कार की तात्कालिक गति मापता है। तो बिल्कुल सही है। जो स्पीडोमीटर होता है वो तात्कालिक गति को मापता है। जब भी हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो उस पर स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को मापता है। तो जब भी हम स्पीड को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो उसकी तात्कालिक गति को मापता है स्पीडोमीटर। तर्क कह रहा है कारण औसत गति किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सही है। जो औसत गति होती है तय की गई जो कुल दूरी होती है उसके समय के साथ विभाजित किया जाता है, यानी कि औसत गति बराबर किया जाता है तय की गई कुल दूरी बटे समय हो जाता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कथन कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पांचवें नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दिया है एक वस्तु में त्वरण हो सकता है भले ही वह एक समान गति से गतिमान हो। तो बिल्कुल सही है। एक वस्तु में क्या हो सकता है? त्वरण हो सकता है भले ही एक समान गति से गतिमान हो। तर्क दिया है कारण एक वस्तु एक समान गति से गतिमान हो सकती है लेकिन वह अपनी गति की दिशा बदल सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। एक वस्तु एक समान गति से क्या कर रही है? गतिमान है, लेकिन वह अपनी गति की दिशा बदल सकती है। मान लो कि वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और अपनी दिशा को क्या कर सकती है? वह परिवर्तित कर सकती है उसी वेग से, उसी गति से। तो ये भी कथन है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है एक समान वेग वाली गति सदैव एक सरल रेखा पथ के अनुदिश होती है। अभिकथन क्या कह रहा है? एक समान वेग वाली गति सदैव एक सरल रेखा पथ के अनुदिश होती है। तो सही दिया हुआ है। जो एक समान वेग वाली जो गति होती है एक सरल रेखा में ही क्या होती है? पथ के अनुदिश होती है। यही सीधी सीधी होती है एक समान। तर्क कह रहा है कारण में एक समान वेग में चाल जो है वेग का परिमाण होती है और तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है। तो ये भी सही है। एक समान वेग में चाल जो है क्या है? वेग का परिणाम होता है और तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है। तो ये भी सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है? सही नहीं दिया जा रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है किसी वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो बिल्कुल सही है। कोई भी वस्तु है जिसका विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी
हो सकता है। कोई कण है जो A बिंदु से क्या हो रही है, चल रही है और B बिंदु तक से जा रही है, तो उस कण में क्या हो सकता है, धनात्मकता भी आ सकती है और ऋणात्मकता भी आ सकती है, यानी कि वो वापस उसी बिंदु पर वापस आ जाएगी, तो वो शून्य हो सकता है। तर्क कह रहा है विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो बिल्कुल सही है। जो विस्थापन होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए विस्थापन जो होता है कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है जब किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो पिंड एक समान त्वरण से गतिमान होता है। तो करेक्ट है। कथन जो है जब कोई भी पिंड होता है विस्थापन समय पिंड का विस्थापन जो है समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो पिंड एक समान त्वरण से गतिमान होता है, बिल्कुल सही है। तर्क समय अक्ष के साथ वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो समय अक्ष के साथ वेग समय जो ग्राफ होता है किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु की एक विमीय गति में पथ की लंबाई विस्थापन के बराबर होती है। क्या कह रहा है, कोई भी वस्तु है जिसका एक विमीय गति में पथ की लंबाई विस्थापन के बराबर होती है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। वस्तु की एक विमीय गति पथ की लंबाई विस्थापन के बराबर होती है। तर्क है वस्तु की दिशा 2 बार बदली जाती है, तो बिल्कुल गलत कथन है। कोई भी वस्तु है जो एक विमीय गति कर रहा है तो पथ की लंबाई जो है यानी कि A बिंदु है और ये जो है B बिंदु है, तो पथ की लंबाई यहाँ से यानी कि मान लो पथ की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, 10 मीटर। तो यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक गई, B तक से गई, यानी कि उस वस्तु में विस्थापन हुआ। तो विस्थापन और यानी कि यहाँ की A से B तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर, तो विस्थापन के बराबर हुआ, यानी कि लंबाई जो है विस्थापन के बराबर हुआ। लेकिन वस्तु की दिशा में 2 बार परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी कि वो तो सीधी रेखा में ही जा रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि 2 बार बदली नहीं जा रही, तो गलत कथन है, यानी कि कारण जो है गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन सत्य है परंतु कारण जो है वो असत्य है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गति के किसी पथ के लिए विस्थापन परिमाण शून्य हो सकता है। गति के किसी पथ के लिए विस्थापन का जो परिमाण है क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो कथन जो दिया है बिल्कुल सही है। गति के संगत पथ के लिए पथ की लंबाई शून्य होती है, तो गति के संगत पथ के लिए पथ की लंबाई जो है शून्य हो सकती क्या, नहीं होती। विस्थापन अगर शून्य हो रहा है तो जो पथ की लंबाई है वो शून्य नहीं हो सकती। यदि मान लो कोई गोलाकार पथ है इस प्रकार से और कोई जो वस्तु है यहाँ इस स्थान से चलना प्रारंभ की और इस दिशा में गई क्लॉकवाइज और पुनः वापस उसी दिशा में यानी कि उसी बिंदु पर आ गई, तो विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन लंबाई जो है वो शून्य हुई क्या, नहीं। मान लो कि इस गोलाकार पथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है, तो पथ की जो लंबाई है वो कितना, 20 मीटर, और विस्थापन कितना हुआ, शून्य होगा। गति के किसी पथ के लिए विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु पर वापस आ जाती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा।
भले ही उसने कुछ दूरी तय की हो। तो इसका जो उदाहरण है विस्थापन के लिए एक वृत्ताकार पथ के रूप में हम इसको ले सकते हैं। इसलिए यानी कि जो विस्थापन होता है उसमें दिशा और परिणाम दोनों हैं, इसलिए सदिश राशि भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथन जो है वो सत्य है और कारण जो है क्या दिया है? असत्य दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो गति है, गति के दौरान पथ की लंबाई शून्य नहीं होती है। यानी कि पथ की लंबाई का मतलब है दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, बल्कि विस्थापन ही शून्य हो सकता है, या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।